हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी के मेंस का जीएस पेपर 1 के बारे में। ठीक है, टोटल एनालिसिस करेंगे। जीएस पेपर 1 में टोटल 12 यूनिट दिए हुए हैं। एक एक यूनिट को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में दिया हुआ भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। ठीक है, ये पूरे टॉपिक को एक एक यूनिट में 12 यूनिट तक डिटेल में बताया गया है। तो इसी को हम यूनिट वाइज देखेंगे। ठीक है, पहला यूनिट देखते हैं। पहले यूनिट में दिया हुआ है भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक समय तक, कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे भारतीय संस्कृति में? इसमें देखते हैं हम स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, क्या देखते हैं? नृत्य कला, नृत्य कला के बारे में देखते हैं इत्यादि। इस पहलू पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, इस पहलू पर ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 अगर देखा जाए तो 1757 से प्रारंभ होता है। 1757 से प्रारंभ होता है और ये लगभग 1885 राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना तक ये कवर करता है। ठीक है, इसके बीच में जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं। जैसे जो भी घटनाएं उस समय हुई हैं, उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करते हैं। अब अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। यूनिट 3 में दिया हुआ है राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें मतलब क्या? राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन से लेकर के 1947 तक जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। जो भी व्यक्ति उस समय रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, अम्बेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों के बारे में जानना होता है कि इनका क्या योगदान रहा। जब राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उस समय इन लोगों के क्या योगदान थे, इस पहलू को हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं चौथा यूनिट। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। देश अपना स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्र अपने आप को नहीं करना चाहिए। जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया,
इन लोगों को बाद में मिलाया गया है। हैदराबाद का जो निजाम था वो अपने आप को स्वतंत्र मानता था, अपने को क्या स्वतंत्र मानता था वो, ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहता था। राज्य को एकीकरण करने में सबसे अधिक अगर किसी को श्रेय जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हैदराबाद को मिलाया गया, जूनागढ़ को मिलाया गया, अभी जम्मू कश्मीर वाला मामला चल रहा था, तो ऐसे कई राज्य थे, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 5, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति की, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, ये क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, ये क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, इस पहलू को जानना जरूरी है। लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ तो लेते हैं, औद्योगिक क्रांति है क्या, और वही क्यों हुआ, वही क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं छठवां यूनिट, यूनिट 6, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत की विविधता। जैसे भारत को क्या बोला जाता है, विविधता में एकता, भारत को बोला जाता है विविधता में एकता, या अनेकता में एकता, या अनेकता में एकता। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सबके रहन सहन, खान पान, बोली सब अलग हैं, फिर भी क्या है, वो भारतीय हैं, भारतीय हैं, इसीलिए इसको अनेकता में एकता बोला जाता है। तो इस पहलू को भी हमें ध्यान रखना है, जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। नेक्स्ट आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में हम देखते हैं महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके उपाय। देखिए शहरीकरण के लोग भाग तो रहे हैं, शहरीकरण तेजी से हो रहा है, नगरीकरण भी तेजी से हुआ, ठीक है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, हर चीज का पहलू देखिए, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, दोनों को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये इसमें यही बताया गया है कि जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनके समस्या और उनके रक्षा उपाय। अगर उनकी समस्या है तो वो समस्या बताइए, उनके उपाय हैं तो उनके उपाय बताइए। इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ना है। और रही बात इन सब की सोर्सेज की, तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके सोर्सेज कैसे, कहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 8, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से भारतीय समाज पर प्रभाव डालता है, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए लाभकारी है या हानिकारक है, यूजफुल है या हार्मफुल है, ठीक है। इसको इस यूनिट में कवर करना है कि भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का
क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है। इसके सकारात्मक प्रभाव पर थोड़ा सा पढ़ना होगा, नकारात्मक प्रभाव पर पढ़ना होगा। इसके अगर नकारात्मक प्रभाव हैं तो क्या है, सकारात्मक प्रभाव है तो क्या है। ठीक है, इसको हम इसमें अध्ययन करेंगे यूनिट 8 में। अब बात करते हैं यूनिट 9 की, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्म निरपेक्षता। इसमें समाज सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि खुद सक्षम होना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो समाज का हर एक व्यक्ति, समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति नहीं, हर वर्ग जो जिसको उसका जो अधिकार है, उसका अधिकार उसको मिले, तो फिर क्या होगा, समाज सशक्त होने लगेगा, फिर समाज में विकास होने लगेंगे। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जैसे होते हैं हर जगह क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं, इसके नकारात्मक प्रभाव इसका भी देखना है, संप्रदायवाद का, क्षेत्रवाद का, धर्मनिरपेक्षता का। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के हमको पढ़ना है यूनिट 9। अब बात करते हैं यूनिट 10 की, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता में क्या क्या आ जाता है, बहुत कुछ आता है। तो जैसे खगोलीय भूगोल क्या आता है, खगोलीय भूगोल आ जाता है, भू आकृति विज्ञान आ जाता है, भू आकृति विज्ञान आ जाता है, समुद्री विज्ञान आ जाता है, समुद्री विज्ञान आ जाता है, इसमें जलवायु विज्ञान आ जाता है, जलवायु विज्ञान। अगर बात करें तो इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब भी इसमें कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 11 की। इसमें क्या दिया, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो स्थापित ये तीनों उद्योगों और तीनों के अलग अलग कार्य हैं, तो इसके जो जिम्मेदार कारक हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 12 की। इसमें हम बात करेंगे भूकंप की, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमालय सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव। जैसे मतलब भूकंप आता है या सुनामी आती है या कहीं ज्वालामुखी फटती है या कहीं चक्रवात आता है, तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं या क्या परिवर्तन है, तो वहाँ पे क्या परिवर्तन आता है, वहाँ पे क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हमको वहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, ये सब को ध्यान में रखना है। आज हम यूनिट 1 से यूनिट 12 तक सिलेबस को डिस्कस किए हैं। अब इसके सोर्सेज क्या होंगे पढ़ने के, ये किसी दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, एक कोटेशन है एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए, और जो भी तैयारी करता है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन किसी और से नहीं लेना है, खुद से ही मोटिवेशन लेना है। तो यह है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं, हम रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं।
तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और पीडीएफ जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक।